स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन में फ्यूल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत, जो आप लोगों को मैंने आज क्लास में सात सिद्धांत जो है इसके बारे में बताया था। ठीक है, 1 से लेकर 7 सिद्धांत हो चुका था। अब जो आज हम देखेंगे उसमें 8 से लेकर 14 सिद्धांत तक 7 सिद्धांत आज हम देखेंगे। ठीक है, फ्यूल ने जो प्रबंध के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उसके बारे में क्लियर है। अब देखिए फ्यूल के अगले 7 सिद्धांत क्या क्या है। मंडे को हम लोग देखे थे, सोमवार को 1 से लेकर 7 तक सिद्धांत, और मंगलवार को देखेंगे 8 से लेकर 14 तक। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, आता है। आज का जो अपने पास पॉइंट है वो है केंद्रीकरण का सिद्धांत, उसके बाद व्यवस्था का सिद्धांत, समता का सिद्धांत, स्थायित्व का सिद्धांत, पहल शक्ति का सिद्धांत, पदाधिकारियों के संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत, उसके बाद सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग को केवल समझना है वर्ड का, वर्ड इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, केंद्रीकरण, पहला पॉइंट क्या है, केंद्रीकरण। पहला जो अपने पास 8वां जो पॉइंट है वो क्या है, केंद्रीकरण का सिद्धांत। तो केंद्रीकरण इसमें क्या बोल रहा है ये हमें समझना। अभी देखिए किसी भी फंड में, इसको आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी देखिए बुक में क्या दिया हुआ है केंद्रीकरण के सिद्धांत के बारे में। उपक्रम में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए, यह केंद्रीकरण, इसमें बुक में थोड़ा सा गलत दे दिया है, केंद्रीकरण लिख दिया है, आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा अगर आपके पास बुक है तो। उपक्रम में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए, यह केंद्रीकरण संस्था के स्वभाव एवं आकार पर निर्भर है। अब सबसे पहले आपको बताया था कि केंद्रीकरण क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, तो केंद्रीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, और विकेंद्रीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए आप बस जैसे मान लेते हैं एक फर्म या एक व्यवसाय है या कंपनी, ये कंपनी है। ठीक है, और इसमें जो मुख्य अधिकारी है, जो प्रबंधक, ठीक है, जो प्रबंधक है वो बैठकर क्या कर रहा है, वो सारे संस्था को, पूरे संस्था को क्या कर रहा है, चला रहा है। अब देखिए इसके अंदर में छोटे छोटे क्या होंगे, विभाग बांट दिया होगा ये। ठीक है, छोटे छोटे विभागों को बांटा होगा। जैसे स्कूल की हम लोग बात कर लेते हैं, स्कूल में क्या है, परीक्षा विभाग है। ठीक है, ये परीक्षा विभाग हो गया, ये शुल्क विभाग हो गया, ये खेल विभाग हो गया, उसके बाद ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का काम देखरेख करने के लिए एक विभाग होता है सांस्कृतिक। ठीक है, तो इस तरह से परीक्षा विभाग हो गया, शुल्क विभाग हो गया, खेल विभाग हो गया, और माध्यमिक शिक्षा मंडल मासी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का काम संभालने के लिए विभाग हो गया, और एक विभाग क्या हो गया, सांस्कृतिक। और ये जो है ये क्या है, प्रबंधक इस संस्था के अंदर। तो केंद्रीकरण में क्या होता है, केंद्रीकरण में क्या होता है कि सारे अधिकार जो है वो किसी एक व्यक्ति, किसी एक अधिकारी के पास होता है, जो सबसे ऊंचे पद में बैठा होता है। ठीक है, वो अपने अधिकार क्या करता है, दूसरे को नहीं देता है। ठीक है, क्या करता है केंद्रीकरण में, केंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि वो अपने पास पूरा अधिकार अपने पास रखा हुआ है, वो अधिकारों को तोड़कर विभागों में क्या किया है, नहीं बांटा है। जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो
विभागों को दे देगा। अब जैसे परीक्षा विभाग, तो परीक्षा विभाग को अगर अधिकार दिया है वो तो परीक्षा विभाग क्या कर सकता है, उसमें जैसे क्वार्टरली एग्जाम हो रहा है, आप लोग का हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, प्री बोर्ड हो रहा है, फाइनल एग्जाम हो रहा है, तो उससे संबंधित को क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है जब उसके पास अधिकार होंगे तब। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा केंद्रीकरण क्या है और विकेंद्रीकरण क्या है। ठीक है, तो यही चीज तो कहना चाह रहा है कि ये संस्था के स्वभाव और आकार पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा है, संस्था के स्वभाव। अगर संस्था छोटा है, ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो एकल व्यवसाय जो आपके एग्जाम्पल मार्केट में है, उसमें क्या होता है कि अधिकार क्या है, उस दुकान के मालिक के पास ही होता है। पर जब संस्था बड़ा हो जाता है, व्यापार बड़ा हो जाता है, तो क्या करते हैं, जो व्यापार का मालिक होता है, जो प्रबंधक होता है, क्या करता है, अपने अधिकारों को तोड़कर वो छोटे छोटे विभागों में बांट देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे व्यवस्था का सिद्धांत। क्या बोल रहे हैं, व्यवस्था। व्यवस्था क्या होता है, कोई भी चीज जो संस्था के अंदर चाहिए, जैसे हम लोग टीचर है, ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए पढ़ाने के लिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए और चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, पेन चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग को, बुक चाहिए हम लोग के स्कूल से, ठीक है, मटेरियल सब हम लोग को चाहिए। तो अगर ये हम लोग को एक ही जगह पर मिले, जैसे चौक जो है वो ऑफिस में रहता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड आप लोग क्लास में लगा हुआ है, ठीक है, और बच्चों को खिलाने के लिए स्पोर्ट्स जो सामग्री जो होता है, ठीक है, वो कहाँ एक जगह पर रखा रहता है। अगर ये सब चीज एक जगह पर ना रखा है तो क्या होगा, हम लोग को दिक्कत होगा टीचरों को। चौक कभी उस ऑफिस में रखा है, कभी उस ऑफिस में, कभी कहीं पर, तो इस तरह से क्या होगा, हम लोग को सामग्री एक जगह पर नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको खोजने में समय लग जाएगा। तो इस तरह से व्यवस्था पूरा बिगड़ जाएगा। तो यही चीज बोल रहा है व्यवस्था का सिद्धांत, जो नौवां पॉइंट है व्यवस्था का सिद्धांत की चीज बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है उसमें, यह सिद्धांत बताता है कि सामग्री, मशीन व कर्मचारी सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि जो सामग्री है या जो मशीन है वह कर्मचारी सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी, कोई भी सामग्री जो चाहिए वो कहाँ से प्राप्त होगी, तो उसका तय होना चाहिए कि सामग्री यहाँ पास होना चाहिए। कौन देगा, तो ये भी तय होना चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स सामग्री किसके पास रहता था, खासर के पास रहता था, तो झांसा देगा, ठीक है। रिजल्ट किसके पास मिलेगा, कृष्णा सर के पास मिलेगा स्कूल में, ठीक है। और औजार कहाँ मिलेगा, तो जैसे अपने स्कूल में तो कोई औजार यूज होता नहीं है, कि कोई भी टूल्स जिसको बोलते हैं किसी लोग, कोई टूल्स यूज होता नहीं है। हम लोग टीचरों का टूल्स क्या है, टीचरों का टूल्स चौक, डस्टर, यही चीज है, बुक्स, यही सब चीज है, ठीक है। तो उसे कब हुआ, कौन संचालित करेगा, जो मशीन रहेगा उसको कौन संचालित करेगा और कब संचालित करेगा, सब पूरा व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। जैसे स्कूल में पानी मोटर जो है या बेल जो है वो कौन बजाएगा, सारी चीज क्या है निश्चित। कौन कर्मचारी किस स्थान पर कार्य करेगा आदि की निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। अब जैसे कौन से टीचर किस वक्त पे कौन सा क्लास लेंगे, ये भी पूरी निर्धारित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि इस टीचर का मन किया आज मैं अकाउंट ले लेता हूँ पहले पीरियड में, ठीक है, फिर दूसरे दिन क्या है कि नहीं आज मैं लास्ट वाले पीरियड में अकाउंट करना, तो इस टाइप से क्या पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो हर चीज का एक निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित जगह होना चाहिए, कौन देगा, कहाँ से मिलेगा, कौन संचालित करेगा, ये पूरा व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है, एक फर्म के अंदर, एक संस्था के अंदर। उसके बाद है समता का सिद्धांत। अब देखिए इसमें एक वर्ड यूज हुआ है समता। सारे पॉइंट में आप सिर्फ वर्ड को देखिए, वर्ड को देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो रहा है, समता मतलब समानता, ठीक है, समता या समानता बोल लीजिए या सम बोल लीजिए। इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों से समानता का व्यवहार होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी संस्था के अंदर अगर समता का सिद्धांत नहीं है, ठीक है, फ्योल ने कहा, क्या कहा है, फ्योल ने कहा है कि सारे कर्मचारियों से समान व्यवहार होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर 35 टीचर है और किसी एक टीचर से अगर व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, काम में मन नहीं लगेगा। और जैसे मान लेते हैं कि टीचर हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ा रहा है, तो क्या अगर उससे व्यवहार किसी भी मत को लेकर अगर व्यवहार दूसरा किया जा रहा है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके मन को ठेस पहुंचेगा, वो अपने काम में वो फ्लो या वो रिटर्न नहीं ला पाएगा जो होना चाहिए,
ठीक है। तो इसीलिए एक संस्था, कंपनी या उद्योग में सारे कर्मचारियों के साथ क्या है, एक सा व्यवहार किया जाना चाहिए, उससे अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया ये? ठीक है। उसके बाद है 11वां पॉइंट, स्थायित्व का सिद्धांत। स्थायित्व क्या होता है? स्थायित्व को समझिए क्या होता है। स्थायित्व का सिद्धांत जैसे देखिए गवर्नमेंट फील्ड में, सरकारी क्षेत्र में क्या होता है, वो नौकरी लगा किसी टीचर का, ठीक है, तो उसको कंफर्म मालूम रहता है कि अगर 60 साल की उम्र में रिटायर होना, ठीक है, मेरे को मालूम है कि मैं 60 साल के बाद ही रिटायर होना। पर अगर मैं किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को ये चीज मालूम नहीं है कि अगर मेरा पढ़ाई ठीक नहीं रहता है, मैं अगर बच्चों को सही से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को क्या कंफर्म नहीं रहेगा कि मैं कितने साल काम कर पाऊंगा, 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल काम कर पाऊंगा, ये मेरे को कंफर्म नहीं रहता है। तो अगर कोई संस्था, कोई कर्मचारी उसका अच्छा है काम करने में, हर चीज करने में, ठीक है, तो एक कर्मचारी के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं यहाँ काम करते करते स्थायित्व हो जाऊँ, ठीक है, मतलब लगातार बना रहूँ, निरंतर बना रहूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं हैदर सर, प्रिंसिपल सर, रामराव सर, कृष्णा सर, ठीक है, काफी लंबे समय से बने हुए हैं, तो ये स्थायित्व है, ठीक है, उनको एक उनके अंदर एक भाव है कि हम लोग इसको में क्या है, स्थायित्व है। तो इस तरह से क्या है, जब वो भाव आ जाएगा उनके अंदर, तो क्या वो संस्था के प्रति काम करेगा, ठीक है। जब ये भाव उनके मन में आ जाएगा तो हमेशा क्या करेंगे, संस्था के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से किसी भी कर्मचारी के मन में ये भाव आ जाएगा कि मैं इस संस्था के लिए स्थायित्व हो गया, ठीक है, तो हमेशा क्या करेगा, उस संस्था के लिए काम करेगा। ये हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, पहल शक्ति का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पहल शक्ति का सिद्धांत। पहल शक्ति क्या होता है, नए नए विचारों को प्रेजेंट करना और उस विचारों पर काम करने का अवसर संस्था द्वारा उस कर्मचारी को देना या उस अधिकारी को देना। जैसे मान लेते हैं कोई किसी संस्था में कोई कर्मचारी है या कोई अधिकारी है, उसके मन में विचार आया कि संस्था में ये अगर काम किया जाए तो संस्था को लाभ मिलेगा, तो संस्था के जो मुख्य प्रबंधक जो है, ठीक है, प्रबंध करने वाले हैं, वो क्या है, इस अधिकारी या कर्मचारी को जब उस पहल शक्ति पर काम करने का अवसर देते हैं, तो क्या होता है, कर्मचारी के मन में ये आ जाता है, ये भाव आ जाता है कि मुझे अवसर दिया है और मैं इस अवसर को क्या करूं, इस अवसर पे काम करूं ताकि संस्था को आगे चल कर क्या लाभ हो। तो इस तरह से क्या होता है, संस्था के प्रति काम करने से संस्था को लाभ होता है, ठीक है। और कर्मचारियों के विचार में क्या होता है कि मेरे विचार को क्या किया गया है, काटा नहीं गया, मेरे बात को काटा नहीं गया, मेरे बात को जो है सामने रखा और उस विचार पे मुझे काम करने का अवसर मिला, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 13वें नंबर पे पदाधिकारियों के संपर्क श्रृंखला का सिद्धांत। पदाधिकारियों में क्या होता है, जैसे जो अधिकारी होते हैं, उच्च स्तर के, निम्न स्तर के जो अधिकारी होते हैं, उसमें संपर्क श्रृंखला होना चाहिए, ठीक है। संपर्क श्रृंखला मतलब जैसे ये हो गया मुख्य अधिकारी हो गए, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये मुख्य अधिकारी हो गए। अब इनके अंदर कई सारे छोटे छोटे अधिकारी होंगे, ठीक है, जैसे बताया परीक्षा का और खेल के अधिकारी, उसके बाद शुल्क, ठीक है, उसके बाद सांस्कृतिक, इस तरह से जो एक मुख्य अधिकारी के अंदर छोटे छोटे अधिकारी जो जुड़े हुए, तो क्या इनके बीच संपर्क होना चाहिए, ठीक है, इनके बीच संपर्क होना चाहिए। अभी जैसे मान लीजिए सांस्कृतिक अधिकारी जो है वो स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वो मुख्य अधिकारी से परमिशन लेंगे, उसके बाद उनको फीस, उनको जो कार्यक्रम जो हो रहा है उसमें पैसा कहां से आएगा, ये शुल्क विभाग से उनको मिलेगा। आप लोग जान रहे हैं, स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होगा, सांस्कृतिक जो अधिकारियों को पैसे कहां से मिलेगा, शुल्क से। खेल के जो अधिकारियों को पैसे कहां से मिलेगा, शुल्क अधिकारी से मिलेगा, क्योंकि पूरा फीस जो है शुल्क का वही जमा होता है। तो इस तरह से क्या है, पदाधिकारियों के बीच संपर्क श्रृंखला होना चाहिए, ठीक है, उनके बीच ऐसा नहीं कि मनमुटाव हो, उनके बीच हमेशा संपर्क बना रहना चाहिए। तो यही इस पॉइंट में कहा गया है। उसके बाद है 14 नंबर में अगला पॉइंट जो है सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। अभी देखिए किसी भी संस्था या फर्म या कंपनी के अंदर सहयोग या सहकारिता मतलब साथ मिलकर कार्य करना। सहकारिता मतलब क्या होता है,
साथ मिलकर कार्य करना है। ठीक है, तो जब तक कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सहयोग और सहकारिता का भावना नहीं आएगा तो क्या होगा, वो संस्था अपने लक्ष्य को या जो उसका टारगेट है काम करने का उसको पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि किसी भी संस्था या फर्म में हमेशा कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य सहयोग एवं सहकारिता का भावना होना जरूरी है। ठीक है, तो फियो द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। लास्ट वाले क्लास में 7 पॉइंट समझाया था और आज आप लोगों को 8 से लेकर 14 पॉइंट तक समझा दिया हूं। टोटल इसका 14 पॉइंट हो गया है और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा इसको। जहां पास भी आप लोग को किसी पॉइंट में दिक्कत हो रहा हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं।